नमस्कार दोस्तों। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हम गति के नियम, गति उन चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग घर्षण बल के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है, क्या सारी चीज़ें उसके बारे में। तो टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा घर्षण बल। चलो, इससे पहले मैं उम्मीद करूँगा आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और हमारा जो भी ये टॉपिक आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उन सभी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो पीछे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पीछे भी बोल चुका हूँ कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कोशिश कीजिए आप लोग कि जिस भी माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी हम सोल्व करने की उसको कोशिश करेंगे। आप बाकी ध्यान रखिए, जिस तरीके की जो कंडीशन है उनमें किसी भी तरीके से हम लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है इस मामले में। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो पढ़ाई पर दीजिए जितना हम दे सकते हैं, क्योंकि बाहर हमारे लिए बहुत कम काम है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो हम अपना इस चीज़ में यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं टॉपिक पर आता हूँ अपने, और जो टॉपिक है घर्षण बल, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं बलों के प्रकार आप लोगों को बता रहा था उस समय भी मैंने घर्षण बल के बारे में बातचीत की थी, लेकिन आज हम पूरा पढ़ेंगे जितनी चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में। पहली बात, घर्षण बल जो है, घर्षण जो है वो बल मैंने लिख ही दिया घर्षण। तो ये एक प्रकार का बल नहीं है, और तो इसका जो मात्रक होगा जो बल का होता है वो न्यूटन, वही इसका हो जाएगा। बाकी अगर मैं घर्षण बल ना लिखूं तब भी काम चलेगा, टॉपिक हमारे टॉपिक के रूप में घर्षण ही अगर इतना है तब भी चलेगा। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो ये एक प्रकार का बल है, एक बल है, ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ भी बताई थी वो ये कि घर्षण बल जो होगा वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा हमेशा और हमेशा। तो ये ध्यान रखना, घर्षण बल जहाँ भी काम करेगा वो हमेशा गति का विरोध कर रहा होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एक प्रकार का बल है, गति की हमेशा विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होगा। अब देखो, हमें ये देखना है कि इस घर्षण बल की जो निर्भरता होती है वो किस किस पर होती है। घर्षण बल की जो निर्भरता होती है वो किस किस पर होती है। तो देखो, मैं ये मान लेता हूँ कि इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है, ये धरातल है, और इस धरातल के साथ जो सरफेस है वो थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। यहाँ कोई बॉक्स है, इसका द्रव्यमान m है, और ये इस तरफ नीचे की तरफ दिशा में गति कर रहा है। ये मैंने स्ट्रक्चर मानी है निर्भरता समझाने के लिए कि ये जो बॉक्स है उसका द्रव्यमान है, ये थीटा कोण के सरफेस पर, मतलब बिल्कुल प्लेन में नहीं है, थीटा कोण पर ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ किस किस प्रकार घर्षण बल निर्भर करेगा वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। देखो, पहली चीज़, घर्षण बल जो होगा वो जो वस्तु है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। पहली बात, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और द्रव्यमान को m से लिखते हैं। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण जो g होता है, गुरुत्वीय त्वरण g होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तीसरी चीज देखो, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण आ गया। पदार्थ जो वस्तु है, जो वस्तु का जो पदार्थ होगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो पदार्थ की प्रकृति के रूप में यहाँ हम म्यू यूज करेंगे। ठीक है। और लास्ट जो रहेगा ये इस कोण थीटा पर निर्भर करेगा, कोण पर, किस कोण से वस्तु नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ गति कर रही हो, इस कोण पर भी निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान, जितना वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही घर्षण बल भी, घर्षण का मान जो होगा वो भी अधिक होगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए एक समान है, लेकिन अगर हमें ऐसी कोई क्वेश्चन डाला जाता है, ऐसी कोई चीज़ पुट की जाती है जहाँ जी का मान चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है ये जी पर भी निर्भर करता है।
पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति से रिलेटेड अगर हम इसको सरल शब्दों में समझना चाहें तो जहाँ वस्तु निर्भर कर रही होती है, वस्तु गति कर रही होती है, तो उस जिस सरफेस पर वस्तु गति कर रही होती है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। जैसे चिकनी सतह होगी वहाँ घर्षण बल का मान कम होगा, तो वहाँ वस्तु जो गति होगी उसकी गति में जो परिवर्तन आ रहा होगा वो कम आ रहा होगा, जो चीज़ हम अभी समझेंगे। तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा और कोण पर भी डिपेंड करेगा, ये जो कोण है वो। तो ध्यान रखना, जितना द्रव्यमान अधिक होगा घर्षण उतना ही अधिक होगा, जी जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण अधिक होगा। म्यू का जो पदार्थ की प्रकृति के लिए म्यू का जो मान होगा उतना ही घर्षण भी अधिक होगा। लेकिन ये जो कोण है थीटा, ये कोण जितना ज़्यादा होगा घर्षण उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं क्या यूज करूँगा, अगर आप लोगों को पता है तो थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ अगर घर्षण बल के मान में कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको कोस थीटा के पदों में लेंगे। अगर मैथ का कोई स्टूडेंट है तो वो इस चीज़ को समझ रहा होगा कि कोस थीटा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम आएगी। जिसको नहीं पता है या जो दूसरी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा होता है वो एक बार ध्यान रख ले इस चीज़ को कि यहाँ जो थीटा होगा वो कोस थीटा के पदों में डिपेंड करेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो थीटा होगा वो कोस थीटा के पदों में डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई है निर्भरता के रूप में। तो ये मैं दोनों लाइनें हटा रहा हूँ ताकि वो फॉर्मूला हम लोग लिख सकें। तो घर्षण बल जो होगा उसको मैं स्मॉल एफ से लिखूंगा, स्मॉल एफ। इसका जो मान आएगा वो होगा म्यू एम जी और कोस थीटा। ये जो सारे पद मैंने बताए हैं अभी अभी, वो सारे पद मैंने एक ही फॉर्मूले में क्या कर ली है, मिक्स कर लिए हैं। स्मॉल एफ का जो मान आएगा वो आ जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब इस पर कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, कभी दो वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग दे दिया जाता है, सरफेस एक जैसी दे दी जाएगी तो पूछा जाता है कि दोनों में से घर्षण बल किस पर अधिक होगा, एंगल वगैरह दे दिया, इन्हीं में से किसी में चेंज करके पूछा जाता है वो। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दे दी जाती है। तो ये पॉइंट हमारे काम आएंगे, कौन सी चीज़ पर वो घर्षण बल होगा वो डिपेंड करेगा और कौन सी पर नहीं करेगा। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंटों पर घर्षण बल निर्भर करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला भी याद हो रखना है हमें। अब चलो, ये बात तो आ गई निर्भरता की, किस पर निर्भर करता है। एक हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है कि जो सरफेस होता है जिस उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना, जो सरफेस होगा घर्षण बल के लिए उस सरफेस पर निर्भर नहीं करता है। देखो मैं तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, निर्भरता नहीं होगी, निर्भरता नहीं। तो कौन से पे निर्भरता नहीं होगी, संपर्क सतह का जो क्षेत्रफल होगा, संपर्क सतह का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया रहेगा, उस पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। जैसे कोई वस्तु कितनी ज़्यादा किसी सरफेस के साथ टच कर रही होती है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है। कई बार अगर हम नॉर्मली सोचते हैं तब भी कई बार दिमाग में ये ले जाते हैं कि जितने एरिया पर टच करेगा उस पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, संपर्क सतह, जो वस्तु संपर्क कर रही होगी सतह के साथ, उन दोनों की सतह का जो क्षेत्रफल होगा उस पर घर्षण बल निर्भर नहीं करेगा। एक चीज़ मैं वहाँ भी बता चुका था लेकिन यहाँ मैं वापस बता देता हूँ कि घर्षण बल जब भी यूज होगा, इस निर्भरता वाले में यही पॉइंट ध्यान रखना है बस हमें। घर्षण बल जो होगा हमेशा दो वस्तुओं के मध्य कार्य करेगा और दोनों वस्तुएं आपस में स्पर्श कर रही होती है। मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये चीज़ जहाँ बल के प्रकार पढ़ाए थे वहाँ मैंने बताया था कि बल के लिए किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। लेकिन घर्षण बल के लिए ये भी बताया था कि घर्षण बल के लिए दोनों वस्तुओं का संपर्क होना जरूरी है। तो यहाँ ध्यान रखना कि घर्षण बल जहाँ कार्य कर रहा होगा वहाँ दोनों वस्तुएं आपस में क्या, किस में होगी, संपर्क में होगी। तो ये बात होगी घर्षण बल है क्या, किस पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पर, उसके बाद हम पढ़ेंगे घर्षण के जो प्रकार होते हैं उन चीज़ों के बारे में। देखो मैं ये मान लेता हूँ ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई बॉक्स रखा है जिसका द्रव्यमान जो है वो 2 kg मान लेते हैं कि 2 किलोग्राम का कोई बॉक्स है, वो इस प्रकार एक सतह पर है। इस बॉक्स पर आगे की तरफ बल लगाया जाता है F, वो है 10 न्यूटन मान लें।
इस बॉक्स पर आगे की तरफ बल लगाया जाता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था अभी आप लोगों को कि ये जो एरिया है जहाँ ये बॉक्स और धरातल दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला इस एरिया, ये जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल के मान पर घर्षण बल डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। और जी का मान हमें पता है ये कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। म्यू का मान हमें ज्ञात करना है कि जो पदार्थ होगा उसके लिए, या घर्षण गुणांक जो बनेगा यहाँ, उसका मान हमारे पास कितना आएगा। देखो वो ये कि कल हम लोगों ने लास्ट जो नियम पढ़ा था न्यूटन वाला, उसमें बताया था क्रिया प्रतिक्रिया। तो यहाँ अगर हम लोग इस वस्तु को आगे की तरफ खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, तो इस वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं, ये वस्तु उतना ही बल किस पर डिपेंड कर रही होगी, इस धरातल पर लगा रही होगी। तो ये जो यहाँ पीछे की तरफ, इन दोनों की संपर्क सतह पर पीछे की तरफ जो बल लग रहा होगा, वही हमारा क्या रहेगा, घर्षण बल। तो गति आगे की तरफ होगी और घर्षण बल कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बल बराबर होंगे, 10 ये आएगा। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया है, स्मॉल एफ का जो मान होगा वो होगा म्यू एम जी और कोस थीटा। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, मैंने इस प्रकार का एंगल बनाया था कि जो बॉक्स होगा इस प्रकार एंगल से गति कर रहा होगा। तो यहाँ तो एंगल कुछ है ही नहीं, जो सरफेस है और जो सतह है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा। और कोस 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एफ का जो मान है, स्मॉल एफ का मान वो कितना है, 10। म्यू का मान हमें ज्ञात करना है, कितना होगा, एम कितना है, 2, तो ये आ जाएगा 2। जी का मान 10 और कोस थीटा, कोस 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो 10 से 10 तो यहाँ कट जाएगा और म्यू का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब 0.5 आ जाएगा। ये म्यू का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा, यहाँ जो मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार के सिंपल एग्जांपल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बस हमें क्या करेगा, कंपैरिजन में 2 चीज़ें दे देगा, एक या तो उसके द्रव्यमान में चेंज कर देगा, या ये तुलनात्मक रूप से बता देगा कि एक पृथ्वी पर है वो द्रव्यमान, और अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो किस प्रकार, तो वहाँ क्या चेंज हो जाएगा, जी गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो जाएगा। या सतह के बारे में हमें बोल देगा कि एक चिकनी सतह पर है, एक म्यू का मान दे देगा हमें। म्यू का मान हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दे देगा क्वेश्चन के अंदर। या एंगल के बीच में दे देगा। तो एंगल वाली बात ध्यान रखनी है, एंगल जितना बढ़ेगा घर्षण बल का मान उतना क्या हो रहा होगा, कम, क्योंकि कोस थीटा का जो मान होता है वो थीटा बढ़ने के साथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने अभी तक जो किया है वो क्या किया है, घर्षण बल क्या है और घर्षण बल की निर्भरता किस पर है और किस पर नहीं है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो इसी पार्ट से बन जाता है कि किस पर निर्भर कर रहा है और किस पर निर्भर नहीं कर रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ इसके लिए देखेंगे कि घर्षण बल जो होता है उसके प्रकार कितने, किस प्रकार आएगा। देखो मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, इस प्रयोग को देखना है अच्छे से, और इस प्रयोग को देखने के बाद हमें क्या होगा, इसी प्रयोग से हम क्या करेंगे, जो अलग अलग प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकार निकालेंगे। मैं ये मान लेता हूं कि ये एक टेबल है कोई भी, ठीक है, इस प्रकार कोई टेबल है, तो ये पीछे की तरफ इसके लिए बना होगा और ये टेबल। चलिए इसको हटा ही देते हैं। आप सपोज करो कि टेबल है, ठीक है, 3D डायग्राम में यहाँ आसानी से बनाया नहीं जा सकता। और इसके ऊपर ये रखी गई है एक ईंट, या बॉक्स मान लो कोई भी, XYZ जो भी आप लोगों को मानना है। ये टेबल है, टेबल, और टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा गया है, और इस बॉक्स के ऊपर पीछे से बल लगाया जाता है, बल F, बल लगाया जाता है F। अब क्या होगा, जैसे ये ईंट है, सपोज कर लेते हैं एक बार ईंट है, हम स्टार्ट में क्या करेंगे, इस पर कोई बल नहीं लगा रखे हैं, तो आराम से टेबल के ऊपर रखी हुई है ईंट, मैंने क्या काम किया, 1 न्यूटन बल लगाया सबसे पहले इसके ऊपर। इसके कम बल लगाएंगे, 1 न्यूटन को हम कम मान लेते हैं,
तो 1 न्यूटन बल जो है वो कम है, तो ये जो ईंट है वो भारी रहेगी तो क्या होगा, 1 न्यूटन बल लगाने के कारण ये आपस में आगे गति नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब बल को बढ़ाएंगे, 1 से 2 करेंगे तो और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाएंगे बल को, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बल बढ़ाते जाएंगे, भाई कितने पर ये गति करना स्टार्ट कर देगी वो डिपेंड करेगा जो हम घर्षण बल लग रहा होगा उसके मान पर। तो जैसे जैसे इस पर बल बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ ये जो भी बॉक्स है या ईंट है ये गति करना प्रारंभ कर देगा, तो ये गति करेगा। तो इस आधार पर स्टार्ट में जो हम लोग बल लगा रहे थे उस बल के कारण ये बॉक्स गति नहीं कर रहा है, ये ईंट गति नहीं कर रही है। तो जब बल लगाने पर वस्तु गति नहीं कर रही होगी तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, स्थैतिक घर्षण के कारण, कि जो घर्षण होगा वो विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो जितना हम बल यूज कर रहे होंगे घर्षण के कारण वो बल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने के कारण वस्तु गति नहीं कर पाएगी। तो एक प्रकार हम स्थैतिक ले लेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में जब बल अधिक लगाएंगे तो वस्तु क्या करनी स्टार्ट कर देगी, गति स्टार्ट कर देगी। तो गति करना स्टार्ट कर देगी तो उस कंडीशन में उसी घर्षण बल को हम क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण बोलेंगे। तीसरा हमारा पार्ट आएगा लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण जैसे टायर वगैरह जो घूम रहे होते हैं उन पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है वो कौन सा होता है, लोटनिक घर्षण होता है। तो इस आधार पर हम घर्षण बल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में, स्थैतिक, गतिक और लोटनिक। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, अब इस चीज़ की मैं आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इस चीज़ को मैंने बताया है आप लोगों को। बाकी देखो एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉक्स रखा और इस बॉक्स पर थोड़ा अगर बल लगाएंगे, थोड़े बल के कारण क्या होगा, ये वस्तु आगे गति नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही बल बढ़ाएंगे तो एक मान ऐसा जरूर प्राप्त होगा जैसे उस वस्तु पर बल लगाने पर ये वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। तो गति से पहले जो भी बल होगा वो स्थैतिक में काउंट होगा, बाकी जब गति करना स्टार्ट कर देगी वो गति घर्षण हो जाएगा। जो गति कर रही होती है और जैसे टायर वगैरह जो राउंडेड चीज होती हैं उन पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है वो कौन सा होता है, लोटनिक घर्षण होता है। तो इस आधार पर हम घर्षण बल को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में। तीनों पार्ट अलग अलग लिख रहा हूं मैं। पहला जो होगा वो होगा स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दूसरा जो आएगा वो होगा गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। तीसरा हम लोटनिक घर्षण अलग से लिख लेंगे। देखो पहले पार्ट स्थैतिक घर्षण जो भी होगा इसमें वस्तु जो भी होगी वो गति नहीं करेगी, गति नहीं करेगी। लेकिन गतिक घर्षण के अंदर क्या होगा, जब वस्तु गति कर रही होती है तभी जो घर्षण बल लगता है तो उसमें क्या होगा, गति। तो गतिक घर्षण होगा उस दौरान वस्तु गति करेगी, लेकिन स्थैतिक घर्षण के दौरान वस्तु गति नहीं कर रही होती है। दूसरी बात, ये जो होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अपने आप एडजस्ट कर लेगा ये घर्षण बल। जैसे पहले हम लोगों ने 1 लगाया था, 1 न्यूटन बल लगाया, फिर 2 न्यूटन बल लगाया। मैं ये मान लेता हूँ कि 5 न्यूटन जब तक बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। तो वो 1 न्यूटन बल को भी ग्रहण कर रहा है, 2 न्यूटन बल को भी ग्रहण कर रहा है, 3 न्यूटन बल को भी ग्रहण। लेकिन जब तक अपना 5 जो मैक्सिमम बल होगा उस तक जब तक जाएगा वो सारे के सारे घर्षण बल को क्या करेगा, ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जो बल अगर इसके अधिकतम मान मतलब 5 न्यूटन पर अगर वस्तु गति कर रही होती है तो 5 न्यूटन जब तक बल नहीं लगेगा बाकी सारे बल को ये क्या कर लेगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। एक सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण ये पॉइंट स्पेशल है, इसमें ध्यान रखना इस चीज को। सीमांत घर्षण का मतलब क्या होगा, मैंने अभी एग्जांपल लिया कि जो वस्तु थी वो 5 न्यूटन बल जब तक नहीं लगेगा तब तक क्या नहीं करेगी, गति नहीं करेगी। अगर 5 न्यूटन से कम बल है तो वस्तु गति नहीं करेगी, 5 से अधिक होगा तो गति करेगी। उसके लिए 5 न्यूटन क्या है, जरूरी है। तो वो जो 5 न्यूटन बल है वो अधिकतम मान होगा किसका, स्थैतिक घर्षण का। तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही क्या बोला जाता है, सीमांत घर्षण बोला जाता है। और सीमांत घर्षण वो अधिकतम घर्षण बल है जो लगाने तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, लेकिन अगर उससे बिल्कुल भी अधिक बल होगा तो क्या हो जाएगी, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। तो स्थैतिक घर्षण जो है वो क्या है, ये सीमांत घर्षण जो है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण का
स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। तो स्थैतिक घर्षण का जो भी अधिकतम मान होगा वो क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण कहलाएगा। गति में जब गति कर रही होगी तो हमेशा गति के विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो क्या रहेगा? घर्षण बल रहेगा। तो गति की अवस्था में गति आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इसमें। तीसरा जो है लोटनिक, लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण का मतलब जैसे टायर होता है, बस का जैसे टायर है, तो बस का जो टायर घूम रहा होता है तो वो भी क्या होगा? घर्षण बल अनुभव करेगा। तो वो जो होता है वो क्या होता है? लोटनिक घर्षण होता है। जैसे मैं उसी एग्जांपल को वापस ले लूँ कि ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा है। तो पहले हम लोग जब इस पर बल लगा रहे थे तो जब तक ये गति नहीं करती तब तक वो सारा का सारा घर्षण बल किस में काउंट होगा? स्थैतिक में। लेकिन जैसे ही गति अवस्था में आ जाती है वो गति घर्षण हो जाएगा। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, इसके नीचे पेंसिल वगैरह लगा देते हैं। मान लेते हैं ये वही बॉक्स है और ये है सरफेस, इन दोनों के मध्य हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार पेंसिल लगा देते हैं या ऐसी कोई चीज़ लगा देते हैं राउंडेड, जैसे गोलियां वगैरह जो होती है ना, अगर नीचे। तो अब क्या करेगा? इस पर बल लगाएंगे तो ये जो होगा वो कम होगा, हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसे ही हम थोड़ा सा इसको धक्का देंगे तो नीचे जो गोलियां रहेंगी उस पर ये आसानी से गति कर जाएगा। तो ये जो अब इस राउंडेड में जो गति कर रहा होगा तो ये कौन से में काउंट होगा? लोटनिक में काउंट होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको म्यू एस से लिख सकते हैं, म्यू एस से। गतिक घर्षण को अगर लिखना चाहें तो हम म्यू के से लिख सकते हैं, और लोटनिक को कुछ भी अलग से नाम दे देते हैं। के आ गया तो चलो टी दे देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन ये होता है कि जो म्यू एस का मान होगा, स्थैतिक घर्षण का मान होता है, वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद गतिक घर्षण का, और सबसे लास्ट होता है लोटनिक का। ये तीनों में रिलेशन होता है। तो यहाँ से जो चीज़ पूछी जाने वाली होती है, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, सेल्फ एडजस्टिंग कैसे होता है स्थैतिक घर्षण। एक ये पॉइंट, सीमांत घर्षण क्या है, कई बार यही पूछ लिया जाता है, सीमांत घर्षण कौन से घर्षण का पार्ट है, और ये ऑप्शन में मिल जाएंगे, स्थैतिक, गतिक और लोटनिक। तो हमें क्या ध्यान रखना है? स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होगा वही क्या रहेगा? सीमांत घर्षण रहेगा। और ये तो चीज़ें गति के विपरीत दिशा में लग रहा होगा। ये गति के प्रकार के आधार पर इसको डिवाइड हमने कर लिया है, और इस प्रकार का पार्ट हम यूज करते हैं। वैसे बस वगैरह जो होती है राउंडेड वगैरह चीज़ें देने का यही कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी घर्षण बल के प्रकार के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब देखो ये हो गया घर्षण के प्रकार हमारे। अब इसमें 2 या 3 पॉइंट स्पेशल है, मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ लास्ट में। देखो इतना सा पार्ट है, बाकी घर्षण का जो पार्ट होता है वो मतलब अगर देखा जाए तो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो बेस है, जो जनरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग, उसमें इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता घर्षण के बारे में। तो लगभग पॉइंट हमारे पास आ गया है। बाकी इसमें अगर चीज़ें ली जाए फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो अवकलन, समाकलन या उन प्रकार की चीज़ों में हमें नहीं जाना है। जैसे स्प्रिंग वगैरह होती है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, मास लटकाया जाता है, उसको रोटेट करवाना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो वो चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ। अब देखो हम पढ़ेंगे घर्षण के लाभ क्या होंगे, और इससे हानियां क्या होंगी। घर्षण बल जो है उससे लाभ क्या क्या है हमें, और हानि क्या क्या है, वो चीज़ देखते हैं। तो पहला लाभ जो होता है वो चलने, हम चल पा रहे हैं, वो पॉसिबल है, वो किसके कारण है? घर्षण बल के कारण। जो न्यूटन का पहला नियम बताया था उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मान लेते हैं इस प्रकार हम चल रहे होते हैं तो क्या करेंगे, अपने पंजे से हम पृथ्वी पर या धरातल पर जो भी है नीचे की तरफ बल लगाएंगे, तो वो बल हम कहाँ लगा रहे हैं? धरातल पर पीछे की तरफ, और धरातल उतना ही बल हम पर कहाँ लगा रहा होता है? आगे की तरफ। तो वो सारा का सारा काम जो होता है वो किसके कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। सपोज करो अगर घर्षण नहीं होता, सतह अगर चिकनी होती तो हम फिसल जाते,
पैर हम, क्योंकि घर्षण के कारण वो नीचे पीछे नहीं आ पाता, तो जो हम सरफेस पर या सतह पर, धरातल पर जो हम बल लगाने की कोशिश कर रहे होते, वो बल लगेगा नहीं, वो नहीं लगेगा तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये देख लेना, कभी अगर तेल वगैरह गिरा हो सतह पर, फर्श पर, तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस पर पैर बहुत संभल कर रखना होता है। तो अगर हम चल पा रहे हैं, कोई भी वस्तु गति कर पा रही है, वो किसके कारण पॉसिबल है? घर्षण बल के कारण है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम गति नहीं कर पाते। दूसरी चीज, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन, गाड़ी वगैरह है या हम लोग भी हैं, तो गाड़ी की जो दिशा परिवर्तन, जैसे यहाँ सामने से सीधा चल रहे हैं हम लोग और यहाँ से हमें राउंड टर्न लेना है, तो वो टर्न किसके कारण पॉसिबल है? दिशा परिवर्तन जो है वो टर्न हमारा घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल नहीं होता तो स्लिप हो जाती गाड़ी। जैसे मान लो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं सीधा, तो हम सीधा चल रहे होते और अगर हमें इस प्रकार राउंड लेना है इस डायरेक्शन में, अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम घूम ही नहीं पाते, इस प्रकार स्लिप हो जाते इस तरफ। लेकिन घर्षण बल के कारण हम जो दिशा में हम परिवर्तन, जो वांछित हमारा परिवर्तन है, वो हम कर पाने में संभव होते हैं। तो चल पा रहे हैं और दिशा में परिवर्तन कर पा रहे हैं, ये दोनों के दोनों किसके कारण पॉसिबल है? घर्षण बल के कारण। किसी भी वस्तु को रोकना है, किसी भी वस्तु को हमें रोकना है, तो गाड़ी जैसे रोकना है तो हम क्या करते हैं? उसमें ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक जो लगते हैं वो भी किसके कारण पॉसिबल है? घर्षण बल के कारण ही संभव है। अगर घर्षण बल यूज नहीं हो रहा होता या घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा होता तो हम कितने ही ब्रेक लगा लेते, गाड़ी नहीं रुकती। तो चल पा रहे हैं, ये भी किसके कारण संभव है? घर्षण बल के कारण। दिशा में परिवर्तन कर पा रहे हैं, ये भी किसी भी वस्तु को अगर हमें रोकना है तो भी हम घर्षण बल के कारण रोक सकते हैं। चौथा, जो में लिखते हैं हम लोग, लिखना, पेंसिल वगैरह से हम कागज पर लिख पा रहे हैं, जैसे मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें किसके कारण है? घर्षण बल के कारण ही संभव है। हालांकि इसमें घर्षण बल, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, इस बोर्ड पर ये सरफेस थोड़ा सा चिकना है कॉपी की बजाय, तो जो पेन की सहायता से हम लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो है किसके कारण पॉसिबल है? घर्षण बल के कारण ही संभव है। लेकिन ये सारे तो हो गए लाभ, ठीक। अगर इसकी हानि की बात की जाए तो हानि कौन कौन सी होती है? देखो, घर्षण बल के कारण क्या होगा? जो भी वस्तु, जो भी ईंधन हम लोग डालते हैं वाहनों में जो ईंधन हम लोग डालते हैं, वाहन में ईंधन डालते हैं, तो उसका जो 20% का पार्ट होता है, वो 20% का पार्ट वेस्ट हो जाता है घर्षण बल के कारण। क्योंकि जब गति करेगी तो उसके कारण घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो जो घर्षण बल के कारण होता है, तो ईंधन का 20% पार्ट ऐसा होता है वो वेस्ट हो जाता है, हमारे लिए कोई काम नहीं आता, वो घर्षण बल के कारण चला जाता। दूसरा, ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि होती है। घर्षण बल के कारण क्या होता है? जैसे चल रहे होते हैं तो टायर वगैरह जो गर्म होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं? लगातार घर्षण बल गति का विरोध कर रहा होता है, तो उस विरोध के कारण क्या होता है? टायर वगैरह गर्म हो जाते हैं। तो जो हमारी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की हानि जो होती है वो भी किसके कारण होती है? घर्षण बल के कारण होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मशीनें हैं। मशीनें जो भी हैं, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं तो वो घिसते, जैसे उसमें अंदर जो मशीन के अंदर कल पुर्जे लगे होते हैं, जब घुमाई जाती है मशीन वगैरह, मशीन जब कार्य कर रही होती है, तो मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो भी किसके कारण घसते हैं? वो भी इसी घर्षण बल के कारण होते हैं। तो ये तो कुछ एक हानियां हैं और ये कुछ एक लाभ है घर्षण बल के। तो लाभ भी है, भैया हम चल पा रहे हैं, दिशा में परिवर्तन, ये सारी पॉसिबल, अगर घर्षण बल नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे फ्यूल वगैरह में वेस्ट होता है, ऊर्जा का भी होता है, जो मशीनें खराब होती है वो घर्षण बल के कारण ही होती है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे? जो मशीनें होती हैं वो कभी खराब ही नहीं होती, चाहे कितने ही सालों तक वो कार्य कर रही होती, क्योंकि घिसेगा नहीं, और घिसेगा नहीं तो उसका जो पुर्जा होगा वो पार्ट वेस्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो वेस्ट नहीं होगा तो उसके कारण मशीनें खराब नहीं होती। अब हम क्या है, घर्षण बल जो है मशीनों के अंदर कम कैसे कर सकते हैं?
तो दो चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग तेल वगैरह डालते हैं मशीन में, तेल वगैरह जो डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, वो इसी घर्षण बल को कम करने के लिए डालते हैं, घर्षण बल को कम करने के लिए तेल डालते हैं। दूसरा, स्नेक को भी हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यूज की जाती है मशीनों में, वो किस लिए यूज की जाती है, घर्षण बल को कम करने के लिए यूज की जाती है। तो ये चीज़ हमें देखना है। तो सब चीज़ों में लगभग जैसे पंखा अगर हमारा बाई चांस कभी ख़राब हो जाता है, तो पंखे की कभी कभी अगर आवाज़ आती है तो हम क्या करते हैं, उस पंखे में ऑयल डाल देते हैं, और ऑयल डालने से वो, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑयल डालने के कारण या स्नेक डालने के कारण, स्नेक आदि के कारण क्या हो जाता है, जो घर्षण बल होता है, जो गति कर रही होती है दोनों वस्तुएं आपस में, उन दोनों के मध्य जो घर्षण बल होता है उसके मान में कमी आ जाती है, उससे आवाज़ नहीं आती है। और एक मशीनों के जो पुर्जे होते हैं तेल वगैरह डालने से खराब भी कम होते हैं, इसलिए भी क्योंकि घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, और घर्षण कार्य नहीं करेगा तो ये खराब नहीं होगी। तो ये कुछ फायदे और नुकसान हैं घर्षण बल के। तो ये सारी चीज़ें बात होगी। अब देखो, अब हम एक या दो पॉइंट, स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भाई कैसे कैसे इस घर्षण बल से रिलेटेड। एक पॉइंट तो हमारा ध्यान रखने वाला ये है कि जो सीमांत घर्षण होता है वो क्या होता है, तो वो भी एक पॉइंट के रूप में स्पेशल हमें ध्यान रखना है। मैंने कहाँ बता दिया, वो स्थिति घर्षण में बता दिया कि सीमांत घर्षण क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। दूसरा देखो, घर्षण कोण। घर्षण कोण कौन सा होता है, तो अब ये नहीं कि हम लोगों ने जो कोण पढ़ा था उस कोण को नाम दे देंगे घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है, जैसे मैं ये सपोज करूं, ये जो मैंने स्टार्ट में सरफेस बनाई थी उस प्रकार की कुछ बना ली, ये कोण थीटा है, और यहाँ जो है वो कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ m। ये वस्तु नीचे की तरफ गति करनी चाहिए। तो इस कोण का, ये कोण भी कोण है तो कोण ही होगा, तो इस कोण थीटा का ऐसा मान जब ये वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाए, यहाँ जैसे हम लोगों ने इस सरफेस पे रखा तो क्या होना चाहिए, वस्तु नीचे की तरफ गति करनी चाहिए, लेकिन वस्तु नीचे की तरफ गति नहीं करके क्या हो जाए, यही इस अवस्था में स्थिर रह जानी चाहिए। तो लिख लेंगे हम लोग, कोण का वह मान, कोण का वह मान जब वस्तु स्थिर रहे या गति ना करे। देखो, अगर ये वस्तु नीचे की तरफ गति करना जा रही है तो घर्षण बल तो इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, घर्षण बल इसके ऊपर की तरफ कार्य करेगा। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ इस टच पर घर्षण बल स्मॉल f कार्य कर रहा होता है, और अगर हम लोग बाहर से बल नहीं लगाते हैं तब भी क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल का एक घटक, जैसे मैं मानूं गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल का एक घटक तो इस प्रकार नीचे की तरफ कार्य करेगा और एक प्रकार इस प्रकार कार्य करेगा। इसके दो घटक लग जाएंगे बल पर, तो एक तो इसके इस दिशा में आ जाएगा और एक इसके लंबवत दिशा में आ जाएगा। इस चीज़ पर हमें नहीं जाना है, लेकिन बस ये देख लें, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा उसका एक घटक इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा होगा। तो ये जो बल mg नीचे की तरफ लगेगा, बल का जो भी घटक आएगा mg कोस थीटा आएगा, ये जो भी घटक आएगा वो, तो mg कोस थीटा का जो घटक होगा वो इस वस्तु को कहाँ तरफ, किस तरफ ले जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन घर्षण बल है वो उसको उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां घर्षण बल और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले दोनों बल अगर आपस में बराबर हो जाएं तो ये वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी, संतुलित अवस्था में आ जाएगी। और अगर वस्तु संतुलित अवस्था में आ जाएगी तो वस्तु क्या नहीं करेगी, गति नहीं करेगी, मतलब स्थिर हो जाएगी इस पोजीशन पर। तो वह कोण, जिस कोण पर वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है, ये कोण, इस कोण थीटा का वह मान जिसके लिए वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, वो क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब देखो, इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी बन जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो इसका नीचे की तरफ जो घटक आएगा वो हमेशा mg और कोस थीटा आएगा। कोस थीटा हमारा फॉर्मूले में था और कोस थीटा यहाँ आएगा।
और ऊपर की तरफ जो है वो क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। तो घर्षण बल का मान हम लोग निकाल सकते हैं और इस mg cos थीटा के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से कई बार कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो इस कोण का मान पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाने हैं, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि घर्षण कोण कौन सा होता है। तो जो मैंने स्टार्ट वाला कोण लिया था वो कोई भी कोण हो सकता है, कितने भी, जैसे मैंने 0 डिग्री माना था, तो 0 डिग्री पर तो स्टेबल होगी, नीचे की तरफ गति नहीं करनी है वस्तु को, तो वो सारे जो मान आएंगे तो वो कोई भी मान हो सकता है। लेकिन यहाँ जो मान, कोण का जो मान आएगा वो निश्चित आएगा, लेकिन अलग अलग वस्तु और अलग अलग सतह के लिए अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी कोण वगैरह हमें याद नहीं रखना, लेकिन परिभाषा हमें ध्यान रखनी है। घर्षण कोण अगर क्या है तो वस्तु गति नहीं करे, वही घर्षण कोण कहलाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। चलिए, एक पॉइंट के बारे में बात होगी। दूसरा पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ कि स्थितिक घर्षण है, वो भी यहाँ समझना है, लेकिन अब मैं पहले बता चुका हूँ उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें, ठीक। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण क्या होगा, सीमांत घर्षण स्थितिक घर्षण का अधिकतम जो भी मान आएगा वो क्या होगा, सीमांत। चलो एक पॉइंट की और बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और इसमें आता है, बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है, तो देखो जो मैंने डायग्राम बनाया था वही मैं वापस बना रहा हूं। मान लेते हैं ये बॉक्स है, ठीक है। तो इस सतह पर अगर ये बॉक्स रखा है तो हमें घर्षण बल अधिक, तो हमें बल भी अधिक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ जो बॉल डाल, ऐसे गोलियां डाल दी जाए तो हमें घर्षण बल क्या होगा, कम। लोटनी घर्षण यहाँ काम करेगा, तो घर्षण घर्षण बल को कम करने के लिए जो ये गोलियां डाली जाती हैं इसी को क्या बोला जाता है, बॉल बियरिंग बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट वाला। तो दो स्पेशल पॉइंट इसमें हो गए, एक तो घर्षण कोण क्या होता है और एक ये बॉल बियरिंग क्या होता है। घर्षण कोण वाला पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ क्या होगा, और ये एक बॉल बियरिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मशीन वगैरह होती है तो मशीन जैसे रोटेट नहीं कर पा रहे होंगे हम लोग, गति नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी भारी वस्तु को हमें ऊपर ले जाना है तो आसानी से तो हम नहीं ले जा सकते, लेकिन हम क्या करें, उसके नीचे गोलियां वगैरह, वो जैसे ऐसी कोई राउंडेड चीज़ डाल देते हैं उसके नीचे, जिससे ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो वो उसके साथ गति करना स्टार्ट, तो उससे क्या होगा, हमें कार्य हमें कम करना पड़ेगा, ऊर्जा हमें कम लगानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार मशीनों में क्या होता है कि घर्षण बल को कम करने के लिए गोलियां वगैरह डाल दी जाती हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बॉल बियरिंग बोला जाता है। ये पॉइंट, और घर्षण कोण हम बात कर चुके हैं। तो ये जो पूरा पार्ट था हमारा घर्षण से रिलेटेड था। घर्षण से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ गई हमारी सारी, घर्षण बल क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने किस किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा हम लोगों ने आगे बात कर ली इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं हम लोगों ने बेसिक पर जो हमारे काम आते हैं वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो घर्षण बल फिनिश है हमारा, बस इतना ही है। इस पर अगर आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर पा रहे हैं, जहाँ से भी आप लोगों को मिलते हैं, कोशिश करेंगे मैं जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें भी मैं क्वेश्चन डाल लूँगा सारी चीज़ें, तो जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा वो मैं वहाँ करवाऊंगा। अब हमारा पार्ट बचा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। एक क्लास और लगेगी, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद नेक्स्ट वाली क्लास में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे चैप्टर से रिलेटेड। तो कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग 20-25 क्वेश्चन ले पाऊँ एक ही क्लास में, और सारे क्वेश्चन एक साथ करें। लेकिन तब तक आप लोग थ्योरी वगैरह है, जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग उस चीज़ को क्लियर रखिए। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फटाफट हो जाएंगे हमारे पास। तो कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जल्दी कोशिश करेंगे वो, क्योंकि क्वेश्चन को हमें फटाफट करना है अप्रोच के लिए। अब ये नहीं कि हमें लिख के देखना है सारी चीज़ें, लिखने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीछे के पार्ट में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को देखिए, एक बार आप लोग रिपीट करके जब वापस देखेंगे इस चीज़ को तो समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अभी तक जो हमारे पास समझ में नहीं आई, और जो समझने वाली चीज़ें थी या थोड़ी सी डिफिकल्ट तरीके से जो चीज़ें हमें समझ में आएंगी वो बस हो गई हमारी। इससे आगे जो भी चीज़ें जुड़ेगी वो इंटरेस्टिंग पार्ट धीरे धीरे चलता चला जाएगा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जैसे देखते हैं
न्यूटन का जैसे हम लोगों ने पहला नियम देखा है, तो उसमें क्या देखा है कि एक बॉल को जब जैसे ही सरफेस पे छोड़ा जाता है तो पहले नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो लगातार गति करनी चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल किस लिए नहीं है, घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक जो हम लोगों ने देखे हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को मैंने। आगे की जो चीज़ें आएंगी वो हमारे नॉर्मल लाइफ से जुड़ती चली जाएंगी, तो आसानी से होती जाएंगी। चलिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में।